हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ दिस टाइम आई विल नॉट लीव यू का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। जैसे ही वैन किंग ने उन्हें देखा तो उसने तुरंत ही अपनी सुइयां छुपा दी। अब वो उन दोनों को झुक के बो करते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं जानती थी कि आप दोनों यहाँ हैं। वैन किंग उनसे पूछती है, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तभी विहिंग आंसर करता है, वही जो हम तुम्हारे परिवार के लिए करेंगे। इस बात पर वैनकिंग ने अपनी भौहें चढ़ा ली। अब वो पूछती है, इसका क्या मतलब है। तभी विहिंग कहता है, मुझे नहीं लगता जो बात हम आपसे करना चाहते हैं उसे यहाँ पर करना ठीक होगा। जैसा कि तुम्हें पता है, मैं और लंजा अपना अपना सेक्ट छोड़ चुके हैं, इसीलिए अगर हमें यहाँ किसी ने देख लिया तो परेशानी हो जाएगी। हमें क्लाउड रेसेस से कहीं दूर जाकर बात करनी होगी। इनकी बातों को सुनकर वैनकिंग कंफ्यूज हो गई थी। अब वो कहती है, तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो और क्या दिखाना चाहते हो। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारी रेपुटेशन वैसे ही अच्छी नहीं है, तो मैं तुम्हारी कही हुई बातों पर क्यों बिलीव करूं। तभी विहिंग ने स्मृत करते हुए कहा, वेल, क्या ये सच नहीं है कि तुम्हारे अंकल तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने क्लाउड रेसेस तुम्हें पढ़ने के लिए नहीं बल्कि इन आयरन की खोज करने के लिए भेजा है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो वैंस को मार देंगे। यहाँ तक कि उन्होंने तुम्हारे छोटे भाई को नहीं छोड़ा, उन्होंने उस पर रिसेंटफुल एनर्जी का इस्तेमाल किया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। क्या ये सच नहीं है। ये सब विहिंग ने अपनी स्माइल के साथ कहा। अब वांगची कहता है, लेडी वैन, हम पर यकीन करिए, हम बस आपकी और आपकी फैमिली की मदद करना चाहते हैं। वांगची ने वैनकिंग को एक नोट देते हुए कहा, इसमें हमारा एड्रेस है जहाँ पर हम ठहरे हुए हैं। आज शाम को हम आपका इंतज़ार करेंगे। उम्मीद है आप हम पर यकीन करेंगी और वहाँ आएंगी। किंग उस नोट को ले लेती है। अब उसने विहिंग की ओर देखकर कहा, मैं तुम पर भरोसा नहीं करती, पर हाँ, मैं सेकंड लैंड मास्टर पर भरोसा करती हूँ, इसीलिए मैं वहाँ आऊँगी। विहिंग कहता है, देखा लंजा, इसको तुम्हारी बात पर ट्रस्ट है पर मेरी बात पर नहीं, जैसे मैं इस पर इन सुइयों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इतना कह के विहिंग मुंह चढ़ाने लगा। अब वो वैन किंग से कहता है, ध्यान रखना कि कोई तुम्हारा पीछा ना करे, और हाँ, अपने छोटे भाई को भी लेके आना। तभी वैन किंग ने उससे पूछा, इसमें मेरे छोटे भाई का क्या काम, मैं उसे क्यों लेके आऊँ। तभी विहिंग कहता है, ये चीज़ उससे भी रिलेटेड है, तो उसे भी लेके आना। इतना कह के वो दोनों वहाँ से चले गए। उन दोनों के जाने के बाद वैन किंग काफ़ी देर तक सोचते रही कि विहिंग को इतना सब कुछ कैसे मालूम है। उसे कैसे मालूम है कि उसके अंकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन्होंने उसके छोटे भाई पर भी रिसेंटफुल एनर्जी का इस्तेमाल किया था। ये सब विहिंग कैसे जानता है। वहीं दूसरी ओर हुसान था। जो कुछ भी उसने सुना था वो उस बातों को भूल नहीं पा रहा था। वो इतना बेवकूफ़ भी नहीं कि वेंस की हरकतों को समझ ना पाए। वो जानता है कि वेंस कुछ करना चाहते हैं, शायद वो सभी सेक्ट पर हमला करने वाले हैं, और वो ये भी जानता है कि वेंस को हराना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बहुत पावरफुल हैं। वो सोचता है कि अगर उन्हें सुरक्षित रहना है तो उसे अपनी सेक्ट को और भी ज़्यादा मजबूत करना होगा। इसके लिए हुशान को अपने बड़े भाई से बात करनी होगी। शायद उसके बड़े भाई वी वुशान से जाके पूछें कि क्या फ्यूचर में युद्ध होने वाला है। शायद वो उस बारे में विहिंग से बात कर सकें। लेकिन वो सोच रहा था, अगर उसके भाई ने सीधा जाकर विहिंग से पूछ लिया तो विहिंग उससे पूछेगा कि उसके भाई को ये सब कैसे पता है, तो फिर उसका भाई क्या कहेगा। वो इन सभी सवालों में खोया हुआ था। तभी वो अपने चारों ओर शिष्यों को देखता है। इनकी शिक्षा अभी तक पूरी नहीं हुई है। वो सोच रहा था, अगर फ्यूचर में युद्ध हुआ
तो इन सभी को लड़ना होगा। तभी उसकी नज़र जियांग चैन पर पड़ती है, जो गुस्से में जा रहा था, जिसे देखकर हुशान सोचने लगता है, आजकल जियान चैंग ऐसा हो गया है मानो किसी कुत्ते का खिलौना उससे छीन लिया गया हो। सोच रहा था अगर फ्यूचर में वो अपने सेक्ट का लीडर बनेगा तो उसे अपने बिहेवियर और अपने नेचर को बदलना होगा, नहीं तो वो एक अच्छा सेक्ट लीडर नहीं बन पाएगा। पर उसकी मदर ऐसी है कि उसे कोई ब्लेम भी नहीं कर सकता, क्योंकि जियान चैंग का एक गुस्सैल नेचर उसे उसकी मदर से मिला है। इतना कह के होशांग अपना सर हिलाने लगा और वहाँ से चला गया। जैसे ही विहिंग वैनकिंग से थोड़ा दूर गया, वो रोने लगता है। विहिंग ने कभी नहीं सोचा था कि वो वैनकिंग को दोबारा जिंदा देख पाएगा और उससे बात कर पाएगा। जब वांगजी ने उसे देखा तो वो पूछता है, विहिंग तुम रो क्यों रहे हो? विहिंग रोते हुए कहता है, लंजा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे दोबारा देख पाऊंगा, वो भी जिंदा। और इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो जीवित रहे और अपनी पूरी ज़िंदगी जिए। वांगजी उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, मुझे यकीन है विहिंग, इस बार सब ठीक होगा। कोई भी बेकसूर इस बार नहीं मरेगा। विहिंग नोट करता है और वो दोनों अपने होटल रूम के लिए चले जाते हैं। उस रात विहिंग को नींद नहीं आ रही थी। वो जितना भी सोने की कोशिश करता, आंखों के सामने बार बार वैनकिंग का चेहरा आ रहा था, इसीलिए वो करवटें बदलता रहा। लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद भी जब उसे नींद नहीं आई तो वो वांगजी के रूम को जाके खटखटाने लगता है। कुछ ही देर में वांगजी दरवाज़ा खोल देता है। जैसे ही वांगजी ने विहिंग को देखा, वो साइड हो गया और विहिंग को अंदर आने दिया। अब जब विहिंग अंदर आ गया था तो वांगजी उससे पूछता है, क्या तुम्हें बात करनी है? विहिंग ने ना में सर हिलाते हुए कहा, अभी नहीं। क्या मैं तुम्हारे रूम में सो सकता हूँ? वांगजी नोट करता है। वो जैसे ही बेड के पास पहुँचे, वांगजी उससे पूछता है, विहिंग तुम्हें कौन सी साइड सोना पसंद है? विहिंग एम्बेरस होकर हंस रहा था। अब विहिंग अपने सर को खुजाते हुए कहता है, मैं किसी भी साइड सो जाऊंगा। तभी वांगजी ने कहा, ठीक है, तुम आगे सो जाओ और मैं तुम्हारे पीछे सो जाता हूँ। इतना सुनते ही विहिंग बेड में चढ़ गया। अब वांगजी उसके पीछे आ गया था। काफ़ी देर तक विहिंग फिर से करवटें बदलता रहा। तभी वांगजी उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? विहिंग फिर से एम्बैरस हो गया था। अब वो शर्माते हुए कहता है, लंजा, क्या मैं तुम्हें हक करके सो सकता हूँ? शायद इससे मुझे नींद आ जाए। इस बात पर वांगजी चुप था। तभी विहिंग कहता है, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं लंजा। उसने इतना कहा ही था, वांगजी ने उसे अपने करीब खींच लिया और उसे हग कर लिया। अब विहिंग धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, तभी विहिंग फुसफुसाते हुए कहता है, थैंक यू लंजा। वांगजी ने स्माइल करते हुए कहा, विहिंग के लिए कुछ भी। अब वांगजी कैंडल्स को बुझा देता है। वांगजी के बदन से आ रही सैंडलवुड की खुशबू से विहिंग का दिमाग शांत हो गया था, जिससे उसे जल्द ही नींद आ गई। जैसे ही वांगजी ने विहिंग के खर्राटों की आवाज़ सुनी तो वो भी मुस्कुराते हुए सो गया। अगली सुबह जैसे ही विहिंग उठता है, वो तुरंत ही बेड में बैठ जाता है। आज उसे बहुत फ्रेश फील हो रहा था, क्योंकि पिछली रात को वो काफ़ी अच्छे से सोया था। तभी वांगजी भी रूम में एंटर हुआ। विहिंग ने बहुत ही चेयरफुल और अपनी बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, कल रात के लिए थैंक यू लंजा। तभी वांगजी जवाब देते हुए कहता है, हमारे बीच थैंक यू और सॉरी की कोई जगह नहीं है विहिंग। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा जिससे तुम्हें अच्छा फील हो। तभी विहिंग अपनी उंगलियों से खेलते हुए कहता है, लंजा, मुझे तुमसे कुछ कहना है।
पता है लंजा, मैं हमेशा से तुम्हारा दोस्त बनना चाहता था। हमारी पिछली लाइफ में भी मैं चाहता था कि तुम मेरे अच्छे दोस्त बनो, पर पिछली लाइफ में ऐसा नहीं हो पाया। पर इस लाइफ में आते ही तुमने मेरे लिए सबको छोड़ दिया, अपने सेक्ट को, अपने पावर्स को, सबको। काश मैंने हमारी पिछली लाइफ में नहीं सोचा होता कि तुम मुझसे नफरत करते हो। जब भी जियान चैंग मुझसे कहता था कि तुम मुझसे नफरत करते हो तो मैं यकीन कर लेता था। ये लगा था जब तुम मुझसे क्लाउड ड्रेसेस आने को कह रहे थे तो तुम मुझे पनिश करना चाहते थे मेरे गलत रास्ते के लिए। क्या तुम मुझे मेरी सारी गलतियों के लिए माफ़ करोगे? ये बात विहिंग ने बहुत धीरे की थी। तभी वांगजी उसके पास जाता है और उसके बगल में जाके बैठ जाता है। जी ने स्माइल करते हुए कहा, मैंने पहले भी तुम्हें कहा है कि हमारे बीच सॉरी और थैंक यू की कोई जगह नहीं है, और मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने तुमसे नफ़रत कभी नहीं की थी। मुझे नहीं पता कि अपनी फीलिंग्स को कैसे बताया जाता है, इसी वजह से हमारे बीच में गलतफहमियाँ बढ़ी। लेकिन मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि अगर कभी भी मुझे चांस मिला तो मैं इस बार तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं। और मैं हमेशा अपना प्रॉमिस निभाऊंगा, इस लाइफ में भी नहीं, आने वाली हर एक लाइफ में मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि तुम वो पहले इंसान थे जिसने मुझसे दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ाया था, जिसने मेरे अंदर छुपे हुए एक दोस्त को देखा, ना कि मेरे बाहर के व्यवहार को। और मैं इसके लिए तुम्हारा थैंकफुल हूँ विहिंग। सुनते ही विहिंग अपने घुटने के बल बैठ गया और लंजा को टाइटली हग कर लेता है। अब कुछ देर तक जब वो हग ब्रेक करते हैं तब विहिंग ने वांगजी से पूछा, तो तुम अपने भाई को तालिस्मान कब दे रहे हो, और हमें मुशैन्यो केव में उस जीव से भी तो लड़ना है। इस बात पर वांगजी कुछ देर सोचता है। तभी वांगजी कहता है, मैं सोच रहा था कि हम उसे लेडी वैन को दे दें, जिससे वो मेरे भाई तक डिलीवर कर सकती हैं, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। तभी विहिंग कहता है, ठीक है, तो हमें रात होने से पहले ही कैरी टाउन पहुंचना होगा कि हम रात को ही वैन किंग को तालिस्मान दे सकते हैं, जिससे हमें कोई ना देखे। वांगजी नोट करता है। वहीं दूसरी ओर वैन किंग अपने डीप ख्यालों में खोई हुई थी, जिसे देखकर उसका भाई चिंता में आ गया था, क्योंकि रूम में आने के बाद आज वैन किंग कुछ अजीब सा बिहेव कर रही थी। तभी वैन पूछता है, जी क्या आप ठीक हो? वैन किंग ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं ठीक हूँ आनिंग, मेरी चिंता मत करो। इस बात पर वैन नोट करता है, लेकिन वो जानता था कि उसकी बहन के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, लेकिन साथ में उसे ये भी पता था कि उसकी बहन उसे नहीं बताएगी। इसीलिए वो चुपचाप उठता है और अपने लिए बिस्तर तैयार करने लगता है। एन किंग अपनी भाई की ओर देखती है और खड़ी हो जाती है। उसने कुछ हर्ब्स तैयार किए और एक कप में डाल के अपने ब्रदर को दे दिया। वैनिंग ने उस कप को चुपचाप से पी लिया और खाली कप अपनी बहन को पकड़ा दिया। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी रहिए। बाय बाय।